हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वे टू जीके में। आज हम स्टैटिक जीके के सवाल को कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच भारत रत्न रिसिपिएंट पर डे इज सेलिब्रेटेड एज इंजीनियर डे? तो इसका सही जवाब होगा एम विश्वेश्वरैया। ऑप्शन सी राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे इंजीनियर डे कहते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब्दुल कलाम आज़ाद को भारत के पहला शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। रमन प्रभाव की उनकी खोज ने उन्हें भौतिकी के लिए 1990 का नोबेल पुरस्कार दिलाया था। जे.आर.डी. टाटा भारत में सबसे बड़े औद्योगिक घराने के संरक्षक हैं। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। माही नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? वेयर डज द माही रिवर ऑरिजिनेट? तो इसका सही जवाब है मिंडा। ऑप्शन बी मिंडा। इसे कुछ फैक्ट को जानते हैं। माही पश्चिम भारत में एक नदी है। यह राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से गुजरने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और अरब सागर में बह जाता है। यह ताप्ती नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और नर्मदा नदी के साथ भारत में पश्चिम बहने वाली नदियों में से एक है। माही नदी के उद्गम की सटीक स्थिति मिंडा ग्राम है, जो धार जिले के मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य का गठन किस वर्ष में हुआ था? केरल राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर द स्टेट ऑफ केरला वॉज फॉर्म? तो इसका सही जवाब है 1956। ऑप्शन ए 1956 में केरल राज्य गठन होता है। अब इसके फैक्ट को जानते हैं। केरल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मनाया जाता है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने का एक राज्य है। इस राज्य को गॉड ओन्स कंट्री भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व केरल में राजाओं की रियासतें थीं। हालांकि केरल का इतिहास ईसाई युग तक का है, जब आधुनिक केरल को 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था, जब सब राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। केरल कई मायनों में भारत के अलग बाकी राज्यों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सीट इन बिहार विधानसभा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 243। 243। इससे कुछ फैक्ट जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। 1952 में पहले चुनाव के दौरान यह 330 थी। बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 75 है। लोकसभा में बिहार से कुल सीटों की संख्या 40 है। बिहार से राज्यसभा की कुल सीटें 16 है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे थार में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गेट वे ऑफ थार? तो इसका सही जवाब है चूरू। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी चूरू। अब इसे फैक्ट्स को जानते हैं। चूरू भारत के राजस्थान राज्य के रेगिस्तान क्षेत्र का एक शहर है। इसे राजस्थान के थार रेगिस्तान के में प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। यह चूरू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह पाली से अंबाला को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग 65 पर थार रेगिस्तान में स्थित और बीकानेर के लिए रेलवे लाइन पर एक जंक्शन स्टेशन है। यह थार रेगिस्तान के शिफ्टिंग रेत के टीलों के पास है और इनमें शानदार हवेलियां के साथ अद्भुत पेंटिंग भी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला? तो इनकी जो किताब है उनका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑप्शन ए। अब इससे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। नेल्सन मंडेला एक दक्षिण अफ्रीकी राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे। वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें 27 अप्रैल 1994 को नियुक्त किया गया था। अपने शासन के दौरान उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद, गरीबी, असमानता को खत्म करने और जातीय मान्यताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उनके द्वारा लिखी गई एक आत्मकथा है। यह 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह पुस्तक उनके प्रारंभिक जीवन, शिक्षा और 27 साल की जेल की झलक देती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसके साथ अटलांटिक चार्टर के नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं? विथ whom has US प्रेसिडेंट जो बाइडेन साइंड द न्यू वर्जन ऑफ अटलांटिक चार्टर? तो इसका सही जवाब है बोरिस जॉनसन। ऑप्शन ए। अब इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अटलांटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए हैं। 80 वर्ष से अधिक पुराना मूल दस्तावेज दोनों देशों के बीच सहयोग की ऐतिहासिक घोषणा और उनके विशेष संबंधों की नींव है। नया अटलांटिक चार्टर 600 शब्दों का एक दस्तावेज है, जो कई मुद्दों पर अमेरिका और ब्रिटेन की नियुक्ति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। नेक्स्ट देखते हैं। एशियन का सचिवालय किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द एशियन सेक्रेटेरिएट लोकेटेड? तो इसका सही जवाब है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए। एशियन का सचिवालय इंडोनेशिया में। इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। एशियन सचिवालय इंडोनेशिया जकार्ता में है। एशियन दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संघ है। एशियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। एशियन एसोसिएशन में 10 सदस्य है। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है। 8 अगस्त को एशियन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2020 के लिए एशियन की अध्यक्षता वियतनाम द्वारा की जा रही है। सरोजिनी नायडू 1925 में किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? Sarojini Naidu became the president of Indian National Congress in 1925 in
विच सेशन? तो इसका सही जवाब होगा कानपुर। 1925 का कानपुर सेशन में सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी। अब इससे कुछ फैक्ट को जानते हैं। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये भारतीय थी, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय थी और एनी बेसेंट पहली महिला थी। ठीक है, इसको कन्फ्यूजन मत होइएगा। बॉम्बे में आईएनसी के 1885 सत्र के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू बनर्जी थे। मद्रास कांग्रेस के 1887 सत्र के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बदरुद्दीन तैयब थे। इलाहाबाद आईएनसी के 1888 सत्र के पहले ब्रिटिश राष्ट्रपति जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने वर्ष डैश में नेशनल इंडियन कांग्रेस का गठन किया। महात्मा गांधी फॉर्म द नेशनल इंडियन कांग्रेस इन विच ईयर? तो इसका सही जवाब होगा 1894, ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1894 में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। नेशनल इंडियन कांग्रेस एनआईसी दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर किए जा रहे भेदभाव से लड़ने के लिए एक संगठन था। गांधी कांग्रेस के पहले मानद सचिव थे। यह संगठन न केवल भारतीयों बल्कि श्वेत लोगों के मूल निवासी अफ्रीकियों के साथ भेदभाव के कारण कई अहिंसक विरोध का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिप मोची पर्वत चीन, भूटान और भारतीय राज्य के बीच स्थित है। द गिप मोची माउंटेन आर लोकेटेड बिटवीन चाइना, भूटान एंड विच इंडियन स्टेट? तो इसका सही जवाब होगा सिक्किम, ऑप्शन सी। गिप मोची पर्वत भूटान, चीन और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच स्थित है। इससे कुछ फैक्ट को जानते हैं। गिप मोची पर्वत चीन, भूटान और भारतीय राज्य सिक्किम के बीच स्थित है। गिप मोची पर्वत को गिएमो चेन के नाम से भी जाना जाता है। गिएमो चेन को स्थानीय भाषा में द ग्रेट कीन कहा जाता है। यह ग्रेटर हिमालय का एक हिस्सा है। यह पर्वत चीन, भूटान और भारतीय के टी जंक्शन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। द टाइटल ऑफ द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत इज? तो इसका सही जवाब रजमनामा, ऑप्शन बी राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट को जानते हैं। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रजमनामा है। फारस में रजम का अर्थ होता है युद्ध और नामा का अर्थ होता है कहानी, तो रजमनामा का अर्थ युद्ध की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ड्यूरिंग हुज रीजन डिड द पर्शियन एम्बेसडर अब्दुल रज़ाक केम टू विजयनगर? तो अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था, ऑप्शन सी राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य का एक सम्राट और संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसका शासनकाल 1422 से 1446 के बीच था। वह एक प्रसिद्ध प्रशासक, योद्धा और विद्वान था। उन्होंने सोबागियाना, सोना और अमरुका जैसी कन्नड़ भाषाओं में प्रसिद्ध कृतियों को लिखा। फारस के राजदूत अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल के दौरान विजयनगर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नेलोंग वैली लोकेटेड? तो इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड सही होगा। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। नेलोंग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह 11,400 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा के पास स्थित है। यह भारत और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक मार्ग हुआ करता था। यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा है। चीन भारतीय युद्ध 1962 के बाद से अंगुतुकों का प्रवेश पर प्रतिबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? द पार्ट ऑफ हिमालय सिचुएटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज कॉल्ड? तो इसका सही जवाब है कुमाऊं, ऑप्शन सी राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कुमाऊं हिमालय उत्तर भारत में हिमालय का एक पश्चिम मध्य खंड है जो सतलज नदी से 200 मील पूर्व में काली नदी तक फैला हुआ है। सिंध और सतलुज नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है। कलकत्ता की स्थापना डैश में हुई थी? कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश्ड इन? तो इसका सही जवाब होगा 1690, ऑप्शन ए। इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कोलकाता के आधुनिक शहर की स्थापना, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, 1690 में ईस्वी में की गई थी। न्यू का उत्तरदायी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट जॉब चार्नर को दिया जाता है, जो सुतनीति गांव में उतरा और वहां एक ब्रिटिश कारखाना स्थापित किया। वर्तमान में कोलकाता ने मूल रूप से इन 3 गांवों सुतनीति, कालिकाता और गोविंदपुर पर नींव रखी है। भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट ए टाइम अ पर्सन कैन बी द गवर्नर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। तो इसका आंसर होगा अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है, ऑप्शन डी। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार एक समय में एक व्यक्ति अधिकतम किसी भी राज्य का राज्यपाल हो सकता है। अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। राज्यपाल का कार्यालय राज्य का सर्वोच्च कार्यालय है। राज्यपाल को राज्य का प्रथम व्यक्ति कहा जाता है। राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और हटाया जाता है। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति पद का ग्रहण करता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट कौन तय करता है? हु डिसाइडेड द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट? तो इसका सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी। भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, बैंक रेट को तय करता है। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। रेपो रेट क्या होता है? यह एक ऐसी दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने ग्राहकों को सरकारी प्रतिभूतियों के खिलाफ पैसा उधार देता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? यह वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने ग्राहकों से पैसा उधार लेता है।
रिवर्स रेपो रेट का उपयोग भारत में एक उपकरण के रूप में किया जाता है जिसमें बैंक अल्पावधि के लिए अपने अधिशेष कोष को आरबीआई को देंगे और धन अर्जित करेंगे। रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। रेपो और रिवर्स रेपो दर आरबीआई की मौद्रिक नीति द्वारा तय की जाती है। हिंदू विकास दर संबंधित है। हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू, तो ये जीडीपी से रिलेटेड, ऑप्शन बी, हिंदू विकास दर जीडीपी से रिलेटेड। अब इससे कुछ फैक्ट हो जानते हैं। 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने विकास की हिंदू दर को धीमी विकास का वर्णन करने और समाजवादी आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ समझने के लिए गढ़ा था। हिंदू विकास दर जीडीपी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में गल्फ स्ट्रीम का क्या अर्थ होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गल्फ स्ट्रीम इन ज्योग्राफी? तो इसका सही जवाब है एक गर्म महासागरीय जल प्रवाह को के नाम से जाने जाते हैं गल्फ स्ट्रीम को। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर फ्लोरिडा के अंत तक फैली होती है। यह अटलांटिक महासागर को पार करने से पहले संयुक्त राष्ट्र के पूर्व समुद्री न्यूफाउंडलैंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1960 में अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की? फ्रॉम विच कंट्री डिड द अफ्रीकन कंट्री आइवरी कोस्ट गेन इट्स इंडिपेंडेंट इन 1960? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांस। आइवरी कोस्ट फ्रांस से अलग होकर एक नया देश बना था। इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। आइवरी कोस्ट कोट डी और पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। यह सरकार देश के नाम अंग्रेजी नाम आइवरी कोस्ट से अधिक फ्रांसीसी शब्द कोट डी और के उपयोग को महत्व देती है। 1960 में यह देश फ्रांस से आज़ाद हुआ। यहाँ की सरकार गणतंत्र पर आधारित है। वर्तमान राष्ट्रपति आइवरी कोस्ट के लॉरेंट बाग्बो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व सुंदरी का खिताब नहीं जीता है? Who among the following did not win the title of World Beauty? तो इसका सही जवाब होगा सुष्मिता सेन, ऑप्शन बी। सुष्मिता सेन ने वर्ल्ड ब्यूटी का खिताब नहीं जीता है। इसे कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। सुष्मिता सेन ने 1994 में प्रतिष्ठित ब्रह्मांड सुंदरी की खिताब जीता है। वहीं उन्होंने कभी विश्व सुंदरी का खिताब नहीं जीता है। वह ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं हैं। डायना हेडन विश्व सुंदरी 1997 पेजेंट की विजेता है। युक्ता मुखी विश्व सुंदरी 1999 पेजेंट की विजेता है। रीता फारिया एक सौंदर्य प्रतियोगिता की खिताब विजेता है जिन्होंने 1996 में विश्व सुंदरी का खिताब जीता है, जिससे वह इस प्रतियोगिता को जीतने वाली पहली एशिया महिला बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवती जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑन विच रिवर इज केवती फॉल सिचुएटेड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाना नदी पर। केवती जलप्रपात महाना नदी पे। अब इससे कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। केवती जलप्रपात महाना नदी जो तमसा या टोस नदी की एक नदी शाखा है पर स्थित है। यह रीवा के पठार के नीचे आती है। यह मध्य प्रदेश में रीवा जिले के सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का राज्याभिषेक हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के बाद किस स्थान पर हुआ था? एट विच प्लेस डिड अकबर कोरोनेशन टेक प्लेस आफ्टर द सडन डेथ ऑफ हुमायूं? इसका सही जवाब होगा कन्नौर, ऑप्शन सी राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म अमरकोट सिंध प्रांत पाकिस्तान में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की अचानक मृत्यु दीपरा पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर की कन्नौर में ताजपोशी हुई। बैरम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था क्योंकि वह केवल 13 वर्ष की अवस्था था जब वह सत्ता में था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हिमू को हराया और दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया। नेक्स्ट देखते हैं। देशांतर के संदर्भ में भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। इसके कुछ फैक्ट जानते हैं। देशांतर के संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबुथु का छोटा सा शहर है। देशांतर के संदर्भ में भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहार मोती का छोटा सा आबाद वाला देश है, गाँव है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर द ओंग नामक नेग्रोटो जनजाति निवास करती है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड डज द नेग्रोटो ट्राइब्स कॉल्ड ओंग लिव्स? इसका सही जवाब है छोटा अंडमान, ऑप्शन बी राइट होगा, छोटा अंडमान। अब इसे कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। नेग्रोटी जनजाति जिसे द ओंग कहा जाता है छोटे अंडमान द्वीप पर रहते हैं। वे शाकाहारी संग्रह करता है। अंडमानी और निकोबारी को मुख्य रूप से उनके मूल स्थान के आधार पर दो व्यापक जनजाति समूह में विभाजित किया जा सकता है। अंडमान द्वीप समूह 4 नेग्रोटो जनजाति के घर हैं, ग्रेट अंडमानी, ओंग, जरावा, सेंटली, जबकि निकोबार द्वीप समूह पर 2 मंगोलाइड जनजाति का घर है, शम्पेन और निकोबारी। नेक्स्ट है। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था और जिसे तुर्का ने चिहालगानी का संगठन किया था? Which sultan of Delhi was contemporary of Mongol leader Genghis Khan and who formed the Turkic चिहालगानी? तो इसका सही जवाब होगा इल्तुतमिश, ऑप्शन बी राइट होगा, इल्तुतमिश। अब इससे कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। इल्तुतमिश 1210-1236 तुर्क मुल्क के दिल्ली के गुलाम वंश का तीसरा शासक था। उन्होंने 40 वफादार गुलामों की एक टुकड़ी का गठन किया जिसे तुर्क चिहालगानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेन्यूब नदी का स्रोत निम्नलिखित में से किस शहर में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द सोर्स ऑफ द डेन्यूब रिवर? तो इसका सही जवाब है फ्रीबर्ग, ऑप्शन ए राइट होगा, फ्रीबर्ग। इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। डेन्यूब नदी का स्रोत जर्मनी के फ्रीबर्ग है।
डेन्यूब वोल्गा नदी के बाद यूरोप का दूसरी सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी पूर्व और मध्य यूरोप में बहती है। डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर बहती है, जो दुनिया की किसी भी नदी से अधिक है। जर्मनी में उत्पन्न डेन्यूब जर्मनी से निकलती है और ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा और यूक्रेन के माध्यम से दक्षिण पूर्व में बहती है। डेन्यूब नदी काला सागर में मिलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर? इसका सही ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन डी राइट होगा, बाजीराव द्वितीय। अब कुछ फैक्ट्स जानते हैं। मराठा साम्राज्य 1764 से 1818 तक अस्तित्व में था। 1764 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य अथवा मराठा संघ की शुरुआत हुई। 1818 ईस्वी में तीसरे अंग्ला मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के बाद मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान की 100वीं वर्षगांठ मनाई? द इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली सेलिब्रेट द 100th एनिवर्सरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्मी एजुकेशन कॉर्प्स। ऑप्शन ए राइट हो। अब इसे कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। भारतीय सेना ने 1 जून 2021 को सेना शैक्षिक कोर की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई। भारतीय सेना शिक्षा कोर भारतीय सेना द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है जो विभिन्न विषयों में सभी रैंकों के सैनिक और अधिकारियों को विकसित करता है। युद्ध केंद्र और गैर लड़ाकू दोनों कार्यों में शिक्षा प्रदान करता है। कोर की सुविधा एवं मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में स्थित है। 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर किसने शासन किया? हु रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर इन 1914? तो इसका सही जवाब होगा जार निकोलस टू। ऑप्शन ए राइट होगा, जार निकोलस टू। इससे कुछ फैक्ट जानते हैं। जार निकोलस द्वितीय ने 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर शासन किया। निकोलस टू या निकोलस द्वितीय अलेक्जेंड्रोविच रोमनवा को रूसी रूढ़िवादी चर्च में सेंट निकोलस द पैशन बियरर के रूप में जाना जाता है, जो 15 मार्च 1917 को अपने उद्वेलन तक 1 नवंबर 1894 से शासन करते हुए सभी रूस के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी लोकेटेड? तो यह कानपुर में स्थित है। ऑप्शन डी राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आजाद स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत राज्य उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आजाद और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में हुई थी और इसके चांसलर आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा देश लैंडलॉक है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक? तो ऑप्शन के हिसाब से हंगरी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हंगरी। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। हंगरी मध्य यूरोप में लैंडलॉक देश है। एक लैंडलॉक देश वह होता है जिसे महासागर या समुद्र द्वारा स्पर्श नहीं किया जाता है। यह उत्तर पूर्व में यूक्रेन, उत्तर में स्लोवाकिया, पश्चिम में ऑस्ट्रिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में रोमानिया, दक्षिण में सर्बिया, क्रोएशिया और दक्षिण पश्चिम में स्लोवेनिया की सीमा में आता है। इसकी आधिकारिक भाषा हंगेरियन है, जो दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली यूरालिक भाषा है। बुल्गारिया पूर्व में काले सागर को स्पर्श करता है। रोमानिया पूर्व से काले सागर को स्पर्श करता है। यूक्रेन दक्षिण से काले सागर को स्पर्श करता है। नेक्स्ट लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे सेलिब्रेट? इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। ऑप्शन बी राइट होगा, 15 अक्टूबर को। इसे कुछ फैक्ट्स जानते हैं। 15 अक्टूबर 2021 को विश्व में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल इसका उद्देश्य था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे साई कहते हैं? तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए राइट होगा। इसे कुछ फैक्ट्स हो जानते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत में खेल के विकास के लिए भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है। इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। इसकी मूल संस्था खेल विभाग, युवा मामले मंत्रालय और खेल विभाग है। साई में 2 खेल शैक्षणिक संस्था 11 साई क्षेत्रीय केंद्र, 14 उत्कृष्ट केंद्र, 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र और 20 विशेष क्षेत्र खेल है। नेक्स्ट देखते हैं। 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किए जा रहे चौरी चौरा शताब्दी समारोह के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द ऑप्शन रिगार्डिंग द चौरी चौरा सेनेटरी सेलिब्रेशन बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 4 फरवरी 2021 टू 4 फरवरी 2022? तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इस समारोह में कुल शहीदों के 75 परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। अब इसके फैक्ट्स जानते हैं, जिससे आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। इसे कुछ फैक्ट देते हैं। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह समारोह चौरी चौरा घटना वर्ष 2022 में इसके 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। यह समारोह 4 फरवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान कुल शहीदों के 102 परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थ आवर किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? अर्थ आवर इज ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो इसका सही जवाब है विश्व वन्य जीव कोष। ऑप्शन डी राइट होगा।
इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा अर्थ आवर का आयोजन किया जाता है। अर्थ आवर कुछ समय के लिए बत्ती बंद करना है जो हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी। इसे कुछ फैक्ट जानते हैं। अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा पर उच्च लवणता दर्ज नहीं की जाती है, बल्कि इसे 50 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच देखा जाता है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 35.6% है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में 10 से 30 डिग्री में लवणता पूर्वी मार्जिन की तुलना में पश्चिम मार्जिन में अधिक है। महासागरों की औसत लवणता 35% है। क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देश तत्व, जिसे डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। इसका सही जवाब है। तो इसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं। संविधान स्वयं घोषित करता है कि राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत देश के शासन के लिए मौलिक है। ये विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक मामले में राज्य को संवैधानिक निर्देश या सिफारिशें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने सुभाष चंद्र बोस को सैन्य सहायता दी? द फॉलोइंग कंट्री गिव मिलिट्री एड्स टू सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर जर्मनी। जर्मनी ने सुभाष चंद्र बोस की मिलिट्री सैन्यता प्रदान की थी। अब से कुछ फैक्ट जानते हैं। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस जी नाजी नेताओं के साथ मिले और स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने की उम्मीद की। उन्हें एक्सिस शक्तियों से दोस्ती की उम्मीद थी क्योंकि वे उनके दुश्मन अंग्रेज के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस? तो इसका सही जवाब है अफ्रीका, ऑप्शन बी। अफ्रीका महादेश से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। अब से कुछ फैक्ट्स जानते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ग्लोब पर चलने वाली एक काल्पनिक रेखा जो दो बराबर भागों में विभाजित होती है। पृथ्वी के उत्तरी आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध के रूप में जाना जाता है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा यह उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है। यह अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा यह दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा है। यह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? वेयर इज द गोल गुंबज इज लोकेटेड? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, ऑप्शन ए राइट होगा। अब इसे कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। गोल गुंबज कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के चौथे शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। यह विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबज है। इस विशाल गुंबज के बनाने में 20 वर्ष का समय लगा। दोस्तों, ये था स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।